जब भी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें एक टर्म वहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है जो कि है मॉड्यूलैरिटी। और मॉड्यूल, हम जो भी कोड लिख रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, हो सकता है वो जावास्क्रिप्ट में हो, जावा में हो, या और अदर लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, तो हम उन सारे लैंग्वेजेस में मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में जानने वाले हैं कि मॉड्यूल होता क्या है और उसके बाद ये मॉड्यूलैरिटी टर्म का क्या मतलब है। तो एक एक करके हम चीज़ों को इन डेप्थ में कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को देखते जाएंगे। तो इस वीडियो को मैंने केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लेवल तक ही सीमित नहीं रखा है कि उसमें हम केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देख सकें। मॉड्यूल से पहले हम एक टर्म जान लेते हैं मॉड्यूलैरिटी का। मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं या एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके सारे फीचर्स को हम ऐसे ब्रेक करें कि वो एक बिल्कुल सेपरेट मॉड्यूल बने, ताकि उससे डेवलपमेंट आसान हो, मल्टीपल डेवलपर एक साथ कोलैबोरेट कर सकें और उसके बाद उसकी एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल की हम टेस्टिंग कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करें जिसमें हम काम कर रहे होते हैं तो हम हमेशा एक मॉड्यूल बनाते हैं और उस मॉड्यूल के अंदर ही हम एक कोड लिख रहे होते हैं। क्या फ़ायदा होता है मॉड्यूल बनाने से और बिना मॉड्यूल की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मॉड्यूल बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है यहाँ पे डिबगिंग। डिबगिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है अगर हम पूरे के पूरे कोड बेस को एक सिंगल मॉड्यूल में रखें तो। वहीं पे अगर मल्टीपल्स मॉड्यूल्स हों जिसकी फंक्शनैलिटी अलग अलग हो, जो ये इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हों, तो इस केसेस में हम डिबगिंग करना हमारा आसान हो जाता है। जितने ज़्यादा फीचर्स बढ़ते जाते हैं उसके कारण हमारा कोड बेस बढ़ता जाता है और वहाँ पे जो हमारा कोड बेस बढ़ता जाता है उससे आते हैं बग और उसको डिबग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो मैंने पहला यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है वो रखा हुआ है डीबगिंग, कि मॉड्यूल बनाने से हम डीबगिंग आसान कर पाते हैं और हमें ये पता होता है कि किस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में ये बग आया हुआ है। जिससे होता क्या है कि हम और बहुत सारे जो मॉड्यूल्स हैं उसमें न जाके हम एक सेपरेट मॉड्यूल में जाते हैं और उस पर्टिकुलर बग को सॉल्व कर रहे होते हैं। वहीं मेंटेनेबिलिटी की बात यहाँ पे अगर मैं करूँ तो मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है कि एक बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अगर मैं बात कहूँ तो एक अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हैं। जैसे हो सकता है ऐड प्रोडक्ट का मॉड्यूल हो, उसके बाद हो सकता है कि ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल हो, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल हो सकते हैं जैसे शॉपिंग का मॉड्यूल हो सकता है, और भी ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल के कारण हम अलग अलग फंक्शनैलिटी को अलग अलग फाइल्स में अरेंज कर रहे होते हैं और उसका एक मॉड्यूल तैयार कर रहे होते हैं और उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद है आइसोलेशंस। तो अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो अगर ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है और इसमें बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है और इस लाइन ऑफ कोड में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि यूज़ हो रहे हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फाइल है जिसमें वो सेम फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। अब हम अगर हम मॉड्यूल की बात करें विदाउट मॉड्यूल, कंफ्यूज है यार। तो अगर हम विदाउट मॉड्यूल की बात करें तो सेम फंक्शनैलिटी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है उसको इस मॉड्यूल में यूज़ करने के लिए हमें दोबारा लिखना पड़ेगा अगर हमारे पास मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आइसोलेशन होने से मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को आइसोलेट कर देते हैं, यानी इसको एक डिफरेंट फाइल में रख देते हैं और हम उसको जहाँ चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। ये होता है आइसोलेशन। उसके बाद होता है हाई क्वालिटी कोड। तो जब भी हम मॉड्यूल बना के अपने कोड को लिखते हैं, क्योंकि हमारा कोड सेपरेट होता है, उसके बाद हमारे कोड में बहुत कम मेंटेनेबिलिटी होती है, यानी बहुत कम मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा कोड जो होता है वो ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी कोड हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है जब हम प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस को लिख रहे होते हैं। तो
अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मॉड्यूल कैसे वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फाइल 1.js है, इसमें हमने कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी लिखा हुआ है जो कि एक एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। तो इस एवरेज कैलकुलेशन फंक्शंस को फॉर एग्जांपल मल्टीपल जगह यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फाइल है जो कि है फाइल 2.js और एक तीसरा फाइल है फाइल 3.js, यानी तीनों एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो अब इन दो फाइल की जो फंक्शनैलिटी है उस फंक्शनैलिटी को ये फाइल 3.js इस्तेमाल करना चाहता है। तो इस केस में हम मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट के कारण हम इन फंक्शनैलिटी को रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फाइल 1 है जिसमें एक फंक्शन है जो कि कुछ वर्क कर रहा है, जैसे एक एवरेज कैलकुलेट कर सकता है या फिर कोई प्राइस का कैलकुलेशन कर सकता है। वैसे ही फाइल 2.js में भी एक फंक्शन है जो कि और भी कुछ वर्क कर रहा होगा। तो इन दोनों वर्क आपस में रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइल 3.js है जिसको फाइल A की फंक्शनैलिटी भी चाहिए और फाइल B की फंक्शनैलिटी भी चाहिए, यानी जो ये फंक्शंस वर्क कर रहे हैं वो फंक्शनैलिटी इसको चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उस फंक्शनैलिटी को हम एक्सपोज करते हैं और उसके बाद जहाँ पे हमें यूज़ करना होता है उसमें हम इंपोर्ट करते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फाइल है जिसका नाम है फाइल, और यहाँ पे फाइल 5.js में हमें वो फंक्शनैलिटी चाहिए जो कि फाइल B में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस केस में हम फाइल B की जो फंक्शनैलिटी है उसको दोबारा ना लिख करके इसी फंक्शनैलिटी को यहाँ से एक्सपोज करेंगे और इसको यहाँ पे रीयूज़ करेंगे और ये जो फाइल है वो अपना वर्क यहाँ पे पूरा कर रहा होगा। तो अब देखते हैं कि क्या क्या वो फ़ायदे होते हैं जब हम मॉड्यूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब भी हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने लॉजिक को सेपरेट कर रहे होते हैं, यानी जो भी हम लॉजिक्स लिख रहे होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट हो रहा होगा, बिल्कुल अलग तरीके से आइसोलेट हो रहा होगा और उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीयूज़ेबिलिटी भी आ जाती है और रीयूज़ बहुत ही हम ईज़िली कर सकते हैं, बार बार उस कोड को नहीं लिखना पड़ता। दूसरा जो सबसे कॉमन फ़ायदे होते हैं इसके वो है नेमिंग कॉलिजन, यानी बहुत सारे फंक्शन को अगर हम एक ही फाइल में लिखें तो हो सकता है कि कुछ फंक्शंस के नेम आपस में कोलिजन हो जाए। और नेमिंग कॉलिजन से बचने के लिए हम अलग अलग मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं और उन मॉड्यूल्स में हम एक जैसे नेम भी रख सकते हैं क्योंकि वो ग्लोबली एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, वो एक सेपरेट मॉड्यूल्स में है अलग अलग। तो इसके कारण यहाँ पे किसी भी तरीके के नेम कॉलिजन देखने को हमें नहीं मिलता। उसके बाद है इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। तो जब भी हम अलग अलग मॉड्यूल्स बना के काम कर रहे हो तो हमारी कोड की रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इस केस में हम अलग अलग फंक्शनैलिटी क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल्स में लिखी हुई हैं तो वहाँ पे हम अलग अलग मॉड्यूल्स को खोल के उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को देख सकते हैं और उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है वो हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, जिससे हमारी जो रीडेबिलिटी है वो काफ़ी यहाँ पे हमें बढ़ जाती है। एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना यहाँ पे आसान हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ टेस्टिंग के पर्पज़ से तो ये भी बहुत यूज़फुल होता है अगर हम एक मॉड्यूल्स में अपने फाइल और कोड को लिखें। तो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को हम सेपरेटली टेस्ट करते हैं, वहीं पे इससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। मॉड्यूल की वजह से हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो डिवाइडेड हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है वो भी आसान हो जाता है और जिससे हम एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं और उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को ही हम टेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो फंक्शनैलिटी किसी और फाइल में नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है किसी भी अदर फंक्शनैलिटी से। तो इसीलिए हम उसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे किसी चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका मेन डिसएडवांटेज जो है वो फेस करता है ब्राउज़र। हमारे लिए तो रीडेबिलिटी आसान कर देता है, मेंटेनेबिलिटी कोड का आसान हो जाता है, लेकिन जब मैं ब्राउज़र की बात करूँ तो ब्राउज़र इस तरीके से ट्रीट नहीं करता एक फ़ाइल को। तो अगर मैं फ़ाइल की बात करूँ तो फ़ाइल ब्राउज़र के लिए एक सेपरेट एंटिटी है। एंटिटी क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर मैं फ़ाइल की बात करूँ तो ब्राउज़र फ़ाइल को जो लोड करता है उसको डिफरेंट तरीके से लोड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल जो है वो 100 KB का है, उसे लोड करने में जो टाइम लगा वो लगा
1 सेकेंड्स। तो वहीं पे अगर 400 KB का फाइल है तो उसे लोड करने में ऑलमोस्ट जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 सेकेंड। ऐसा क्यों कि जब भी ब्राउज़र्स कॉल करता है हमारे बैकएंड सर्विसेज को, तो उसके बाद जो कनेक्शंस बनता है हमारा, वो कनेक्शंस परसिस्टेंट तो रहता है, लेकिन जो कनेक्शंस है और जो फाइल ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट डिफरेंट चंक में, तो न केवल उस फाइल का डेटा ट्रांसफ़र होता है बल्कि उस फाइल के अंदर बहुत सारे मेटा डेटा भी लिखे होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर फाइल को बता रहे होते हैं कि वो किस तरीके का फाइल्स है, उसमें कितने बाइट्स लिखे हुए हैं, क्या साइज़ है उसका, क्या टाइप है, कब बना था वो फाइल। ये सारी चीज़ें वो मेटा डेटा होता है जो कि एक फ़ाइल के साथ वो जुड़ के आता है। तो अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग यहाँ पे हंड्रेड्स फाइल अगर ब्राउज़र को लोड करने पड़े तो सबसे पहला जो यहाँ पे दिक्कत आएगा वो है वर्कर के ऊपर। ब्राउज़र्स में होते हैं वर्कर्स जो कि सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और इस सर्वर से उस फाइल को लोड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज़र्स के जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं कोर के ऊपर। तो जितने कोर का आपका जो CPU होता है उतने आपके वर्कर्स होते हैं और उस वर्कर्स पर्टिकुलर फाइल को लोड कर रहे होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो ब्राउज़र्स है वो काफ़ी लोड टाइम लेता है और लोड टाइम लेने के कारण अलग अलग मॉड्यूल्स में, क्योंकि वो कोड स्प्लिट किया हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे ब्राउज़र्स बहुत टाइम लेता है। अगर मैं बात करूँ तो स्प्लिटिंग का एक फ़ायदा भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है अलग अलग फाइल्स में, लेकिन जो ब्राउज़र है वो एक बार में एक ही फंक्शनैलिटी को एक्सेस करता है, उसे शो करता है। इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को ब्राउज़र्स यहाँ पे शो नहीं करता। इस केस में होता है कि जब हम एक बड़े फाइल को लोड कर रहे होते हैं तो उसमें तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है और जो कि हमें डॉम पे दिखाना है वो पर्टिकुलर एक फंक्शनैलिटी दिखाना है। तो इस केस में यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है वो काम आता है। लेकिन जब ये चंक्स बड़े हो जाएं, यानी लार्ज अमाउंट में हो जाएं ये फाइल्स, तो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कोड स्प्लिटिंग एक पार्ट है जिसमें हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को स्प्लिट करते हैं UI के बेस पे। तो यहाँ पे जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी के मॉड्यूल्स होते हैं उसको हम स्प्लिट कर रहे होते हैं और उसके हम एक्सेस कर रहे होते हैं यहाँ पे डॉम के ऊपर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन 2 मॉड्यूल को डॉम पे दिखाना यानी ब्राउज़र पे दिखाना है, तो हम केवल इन्हीं 2 मॉड्यूल को एक्सेस कर रहे होते हैं, ना कि ये तीसरा मॉड्यूल को। तो अगर हम अलग अलग मॉड्यूल्स में चीज़ों को सेपरेट करते हैं तो हमारा एग्जीक्यूशन भी लेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो फाइल है वो इसकी मॉड्यूल को एक्सेस कर पा रहा है और ये इसकी मॉड्यूल को भी एक्सेस कर पा रहा है, ये इसकी मॉड्यूल को भी एक्सेस कर पा रहा है। अलग अलग यहाँ पे फंक्शनैलिटी लिखी हुई हैं। तो ये अगर फाइल लोड हो जाएगा ब्राउज़र में तो इस फाइल की जो फंक्शनैलिटी है तब तक यूज़ नहीं करेगा ब्राउज़र, जो कि इसके डिपेंडेंट्स हैं वो यूज़ ना हो जाए। तो इस केस में हमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है और लोड टाइम इससे फिर बढ़ जाता है, एग्जीक्यूशन बढ़ जाता है हमारे प्रोग्राम का, जिससे हमें कई तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंटेक्स का, कि क्या वो सिंटेक्स है जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा होता है हमें एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में लिखने के लिए। जो पहला सिंटेक्स है उसका नाम है इम्पोर्ट और दूसरा सिंटेक्स है जिसका नाम है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मॉड्यूल है A और इसकी फंक्शनैलिटी को यहाँ हमें इसमें यूज़ करना है, तो इसकी फंक्शनैलिटी को हमें करना पड़ेगा यहाँ पे इम्पोर्ट। इसे हम कहते हैं इम्पोर्ट करना दूसरे की फंक्शनैलिटी को। दूसरा जो टर्म है वो है एक्सपोर्ट। तो अगर हमें एक मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को रीयूजेबल बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको दूसरे मॉड्यूल भी एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है एक फंक्शनैलिटी को एक्सपोर्ट, यानी इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी फंक्शंस लिखे हुए हैं उसकी फंक्शनैलिटी को करना होगा एक्सपोर्ट। कुछ और भी फ़ायदे हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पहला है कॉस्ट जो एनालिसिस का है और रिडंडेंसी जो होती है कोड में वो बच जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि हमने सारे फंक्शनैलिटी को अलग अलग मॉड्यूल्स में सेपरेट कर दिया है यहाँ पे, इसी कारण जब मैं तीसरा मॉड्यूल बनाऊँगा और अगर हमें कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी को ही यूज़ करना है जो कि एक ऑलरेडी पहले वाला मॉड्यूल में बना हुआ है, मैं इसको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा।
तो यहाँ पे हमारा जो रीयूजेबिलिटी होता है, रिडेंडेंसी होता है कोड में, बार बार एक ही फंक्शनैलिटी को लिखना पड़ता है अलग अलग फाइल्स में, उससे हम बचते हैं। हम सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और एक फंक्शन को कॉल करते हैं और सिंपली हम उसको रन करा रहे होते हैं। उसके बाद डिपेंडेंसी जो होता है कोड का वो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल्स के कारण अलग अलग फंक्शनैलिटी जो है वो सेपरेशन में है, और सेपरेट होने के कारण यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बिल्कुल आइसोलेटेड है। तो एक फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल आइसोलेटेड है दूसरी फंक्शनैलिटी से। कैसे एक फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे होते हैं दूसरे फाइल में। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे आ गए हम अपने कोड एडिटर पे, जिसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स को कवर कर रखा है। आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ सीरीज में इन चीज़ों को आप जाके देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मॉड्यूल का, जो कि आज का मेरा टॉपिक है, तो उसमें हम किसी भी फंक्शनैलिटी को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया अर्लियर। तो हमें अगर उन फंक्शनैलिटी को यूज़ करना होता है तो सिंपली करना क्या होता है, इंपोर्ट। लेकिन उससे पहले अगर हमें उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को यूजेबल बनाना है तो हमें उसको करना होता है एक्सपोज, यानी एक्सपोर्ट। ये जो फाइल है इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, जो कि फंक्शन है व्यू डेट। ये मान लेते हैं एक फंक्शन है जो कि सिंपली जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है डेट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं डेट डॉट नाउ को सिंपली कर देता हूँ रिटर्न। तो अगर इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को इस फाइल में यूज़ करना है तो हमें इस पर्टिकुलर फंक्शंस या वेरिएबल्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, उसको करना होगा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको एक्सपोर्ट। जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सपोर्ट किया तो अब ये रेडी हो गया किसी और मॉड्यूल में यूज़ होने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक और फाइल है जिसका नाम है set.js। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फाइल है उसको एक पर्टिकुलर डेट की ज़रूरत है, यानी उसको एक सिंपली डेट टाइम की ज़रूरत है। इस केस में क्या होता है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन जो कि ऑलरेडी बना हुआ है उसको यूज़ करना है तो उसे हमें यूज़ करने के लिए लगाना होगा इंपोर्ट। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ इंपोर्ट, इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं रखूँ व्यू डेट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिंपली यहाँ पे बिल्कुल इंपोर्ट हो चुका है। और ये जब इंपोर्ट हुआ तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम किसी भी फंक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं इस तरीके से तो उसे हम कहते हैं नेम एक्सपोर्ट। नेम एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम एक मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी में से इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फंक्शन है जिसका नाम है व्यू प्रोफाइल। तो यहाँ पे अगर मैंने सिंपली नेम्ड एक्सपोर्ट किया हुआ है तो मैं केवल और केवल इसी पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सपोर्ट करता हूँ इस मॉड्यूल से। तो अगर मैं व्यू प्रोफाइल यूज़ करने की भी कोशिश करूँगा किसी दूसरे मॉड्यूल में तो मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे हम एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल्स नेम एक्सपोर्ट फंक्शंस लगा सकते हैं। वहीं पे एक और जो फंक्शनैलिटी होती है एक मॉड्यूल का, उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। और जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसको हम एक मॉड्यूल में केवल एक ही बार कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ता है एक्सपोर्ट कीवर्ड, और उसके बाद हमें लिखना पड़ता है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। उसके बाद हम लिखते हैं किसी भी फंक्शन से वेरिएबल का नाम। अब एक मॉड्यूल से आप केवल और केवल एक ही फंक्शन को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं एक और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट लिखने की कोशिश भी करूं तो अगर मैं यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और मैंने एक वेरिएबल जैसे बना लिया, मैंने यहाँ पे लेट a इक्वल टू 33, तो मैंने यहाँ पे अगर एक बार और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश की तो आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट में एक एरर दे रहा है जो कि कह रहा है कि अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। एक मॉड्यूल के अंदर आप मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं लिख सकते, जबकि अगर आप नेम्ड एक्सपोर्ट की बात करो तो इसको आप मल्टीपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत अगर नहीं पड़ती तो हम कैसे इसको इंपोर्ट करें? तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट कीवर्ड
उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर जो क्रिएट अकाउंट फंक्शन है उसका मैं नाम लिख देता हूँ। तो उसके बाद मैं क्रिएट अकाउंट फंक्शन को कॉल करूँगा और क्रिएट अकाउंट फंक्शन जो है वो जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उसका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि केवल और केवल एक एक्सपोर्ट कीवर्ड हो और जिसके बाद हम वो सारे फंक्शंस को एक साथ एक्सपोर्ट कर सकें, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसे करने के लिए हमें सिंपली लिखना पड़ता है एक्सपोर्ट और उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमें वो सारे फंक्शंस को कॉमा सेपरेटेड में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया व्यू डेट और उसके बाद मैंने यहाँ पे व्यू प्रोफाइल। तो इस केस में यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कीवर्ड है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर वो दो फंक्शंस हैं। तो ये तो हुआ नेम एक्सपोर्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक एक्सपोर्ट कीवर्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के हम मल्टीपल फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की मदद से भी इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद मैंने लिखा व्यू डेट, व्यू प्रोफाइल और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अगर इस तरीके से हो यानी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो तो हमें इंपोर्ट पे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हमें बिना कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हम इसको सिंपली इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इस केस में यहाँ पे क्रिएट अकाउंट डॉट लगा के आप अलग अलग फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट डॉट क्रिएट अकाउंट कॉल कर सकता हूँ और उसके बाद यहाँ पे व्यू डेट और व्यू प्रोफाइल यहाँ पे अलग अलग फंक्शनैलिटी जो भी यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किए हुए हैं उसको कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जानने के लिए इस पर्टिकुलर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।